हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी की कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बिकॉज इनमें से एमसीक्यूज पूछता रहता है आईसीएआई। और एमसीक्यू भी नहीं तो थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये टाइमलाइंस की जरूरत पड़ी जाती है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टाइमलाइन है हमारी रजिस्ट्रेशन को लेके। टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जब वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 5 दिन पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना है। एंड नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे अगर उसका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिस दिन एक्सीड कर जाता है उसके विद इन 30 days उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑफिसर को कब तक रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देना है, यहाँ पे ग्रांट की बात हो रही है। तो इफ द एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट्स हिज आधार ऑथेंटिकेशन, अगर सक्सेसफुली वैलिडेट कर देता है आधार ऑथेंटिकेशन को, सो विद इन 7 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन, विदाउट साइट वेरिफिकेशन मतलब विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन। अदर केसेस में within 30 days of application after verification of site and prescribed documents. Then for persons required to deduct TDS under section 51 or required to collect TCS under section 52, तो इन लोगों को विद इन 3 working days जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। ओके, तो वैलिडेट्स हो जाता है अगर आधार ऑथेंटिकेशन तो 7 working days, अदर केसेस में 30 days, टीडीएस और टीसीएस के केस में 3 working days। ओके, नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 फॉर असाइनिंग यूआईएन। सो यूआईएन क्या होता है? देखो, कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इन्हें हमें यूआईएन देना चाहिए फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड। अगर उन्होंने कोई टैक्स पे किया है तो उसके रिफंड के लिए उन्हें यूआईएन इशू किया जाता है, विच इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो उस केस में विद इन 3 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, 3 working days में उनको यूआईएन इशू कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक नोट है जो आप याद रखना, अ पर्सन हैविंग यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड हेंस इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो जिसके पास यूआईएन है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और इसलिए वो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं है। नेक्स्ट है फर्निशिंग ऑफ बैंक डिटेल्स। वाइल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपनी बैंक डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है। तो इस केस में डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट जो है वो आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हो। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तब आपको बैंक डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपको पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाए तो उसके विद इन 30 days ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 और आईएफएफ विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपको अपनी बैंक डिटेल्स फर्निश करनी है। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कितने टाइम की वैलिडिटी रहती है इनको? पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन और 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। The proper officer may extend the said 90 days period by a further period not exceeding 90 days. Okay. Then to file the application for revocation of cancellation of registration, अगर आपको revocation of cancellation के लिए application file करनी है तो पहले ये 30 days था, अब ये 90 days हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है उसके विद इन 90 days आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है एंड सच पीरियड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days। ओके, देन है आपका टाइम लिमिट टू फाइल एन इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। तो विद इन 7 days from the day he ceases to satisfy any of the conditions prescribed for composition levy। तो जिस दिन से जो भी composition levy की conditions होती हैं उसको वो लेवी करना, उसको कंप्लाई करना बंद कर देता है, सीज हो जाता है, तो उसके विद इन 7 days उसको इंटीमेशन फाइल करनी होती है। ऑल्सो every person who has furnished such an intimation may electronically furnish at the common portal a prescribed statement in prescribed form containing details of the stock of input and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawal।
विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो उसको स्टॉक की डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन इज विदड्रॉन। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज के केस में क्या है, ईदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज या फिर 45 डेज इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसीज फ्रॉम द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। एक बार हम गुड्स और सर्विसेज का देख लेते हैं। गुड्स के केस में अगर मूवमेंट है गुड्स की तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, नो मूवमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सेल और रिटर्न बेसिस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। एंड सर्विसेज के केस में विद इन 30 डेज एंड इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के केस में विद इन 45 डेज। सो टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस in case of goods sent or taken on approval for sale or return basis, invoice shall be issued before or at the time of supply or within 6 months from the removal of goods whichever is earlier। भाई अगर 6 महीने तक आपने सप्लाई दिखाई ही नहीं तो हम तो मान लेंगे कि ये सप्लाई और आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। Then time limit for issuance of revised tax invoices, so within 1 month from the date of इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके विद इन 1 month आपको क्या इशू करने पड़ेंगे, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेज। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेज का क्या होता है कि जिस दिन आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उस बीच में आपने जो भी सप्लाई करी है तो उस टाइम पे आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपने नॉर्मल इनवॉइस इशू किया या कैश मेमो इशू किया, लेकिन अब आप रजिस्टर्ड हो गए हो। और कब से रजिस्टर्ड हुए हो, जिस दिन से आप लाइबल हुए हो। तो जिस दिन से आप लाइबल हुए टिल द डेट ऑफ सर्टिफिकेट, उस टाइम पीरियड में जो आपने इनवॉइसेस इशू करे थे पहले, अब उसके केस में आप रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस इशू करोगे, है ना। और ये कब तक इशू करने हैं, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके विद इन 1 month आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करने हैं। तो नेक्स्ट है आपकी टाइम लिमिट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट। So details of such credit note shall be declared in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than, मतलब जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उसी मंथ के रिटर्न में आप उसे डिक्लेयर कर देंगे, बट नॉट लेटर देन, लास्ट डेट क्या रहेगी, 30th November फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो सप्लाई करी थी उसके नेक्स्ट ईयर के 30th November तक, मतलब मान लो 23-24 है तो मार्च 24 तो 30th November 2024 तक आपको इशू करना है, और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट शैल बी डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड। Next है time limit for availing ITC. ITC on invoices pertaining to a financial year or debit note issued in a financial year can be availed at any time till 30th November of the succeeding financial year or the date of filing of relevant annual return whichever is earlier. एक्सेप्शन है यहाँ पे एक, जहाँ पे रीअवेलमेंट का केस आता है वहाँ पे ये टाइम लिमिट नहीं लगती है। तो इन शॉर्ट टाइम लिमिट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट एंड टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी दोनों का सेम है, 30th November और डेट ऑफ फर्निशिंग रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों की टाइम लिमिट आपके लिए सेम है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंटीमेशन इशूड अंडर सेक्शन अंडर रूल 88C एंड 88D। 88C एंड 88D किसकी बात करता है, 88C बात करता है GSTR 1 एंड 3B में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है ITC को लेके, और 88D किसकी बात करता है 3B एंड 2B में अगर ITC में कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो इसमें अगर आपको कोई इंटीमेशन मिलता है तो विद इन 7 days या तो आपको एक्सेस ITC डिपॉजिट करना है या फिर आपको रीजंस देने हैं। तो जो भी काम करना है आपको वो विद इन 7 days करना है फ्रॉम रिसीविंग सच इंटीमेशन। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट। जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो वो आपको कब तक मेंटेन करना है, तो विद इन 72 months तक आपको मेंटेन करने हैं फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट और रिकॉर्ड्स। तो अगर 23-24 है तो इसकी वो कब होगी, 31st ड्यू डेट 31st December 2024, तो यहाँ से 72 months लगा लो आप, तब तक आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट वेयर एन अपील revision or any other proceeding before any appellate revisional authority
और एपिलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट और एनी इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर उसका कोई केस चल रहा है, सो 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील, रिवीजन प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन, तो जब जब वो अपील हो रही है तो उसके 1 साल बाद तक, या फिर 72 मंथ्स, ये वाला पीरियड विच एवर इज लेटर तक आपको मेंटेन करने अकाउंट्स। नेक्स्ट है टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस और टीसीएस बाय ईसीओ टू गवर्नमेंट। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर ईसीओ ने टीसीएस कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को कब तक डिपॉजिट कराना है? विद इन 7 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच कलेक्शन वॉज मेड या फिर टीडीएस वॉज डिडक्टेड। ओके, देन टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर रेट बाय द ईसीओ। ईसीओ को जीएसटीआर रेट कब तक फाइल करना होता है? विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ इन विच सच सप्लाईज वॉज मेड। टाइम लिमिट टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट जीएसटी और 9B बाय द ईसीओ 31 दिसंबर। वैसे सभी के लिए 31 दिसंबर ही है, ऑल एनुअल रिटर्न्स 31 दिसंबर, ठीक है ना, मैक्सिमम यही है। Then time limit to furnish details against the notice to seek details relating to volume of goods, services supplied, stock of goods lying in the warehouse, godown, etc. issued by a commissioner to a ECO। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कोई नोटिस इशू किया जाता है तो ऑपरेटर कब तक उसे उसकी डिटेल्स फर्निश कर देगा? विद इन 15 वर्किंग डेज। वो स्टॉक की डिटेल्स मांग सकते हैं, सर्विसेज की डिटेल्स मांग सकते हैं, आपके कितना वेयर हाउस में गुड्स पड़ा है उसकी डिटेल मांग सकते हैं, तो ऑपरेटर को विद इन 15 days उसका रिप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम में क्या होता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है क्वार्टरली एंड टैक्स पे करना है मंथली। तो इसके लिए क्या टाइम लिमिट है एक्सरसाइज करने का? द रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर एनी क्वार्टर शैल इंडिकेट हिज प्रेजेंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब जो पिछले जिस क्वार्टर के लिए आप लेना चाहते हो उसके पिछले क्वार्टर में जो फर्स्ट डे होगा ऑफ द सेकेंड मंथ टिल द डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर कैन एक्सरसाइज इज ऑप्शन फ्रॉम 1 मई टू 31 जुलाई। इन्होंने क्या कहा है कि पिछले क्वार्टर का जो सेकंड मंथ है उसकी पहली तारीख से लेके जिस क्वार्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है उसके लास्ट डे तक, मतलब जुलाई से सितंबर के लिए अप्रैल टू जून पिछला क्वार्टर हो गया। इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मंथ, सो फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर अप्रैल मई जून, सेकेंड मंथ का फर्स्ट मतलब फर्स्ट में टिल द लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच सच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। सो जुलाई से सितंबर का फर्स्ट मंथ क्या हो गया? जुलाई से इसका लास्ट डे क्या हो गया? 31 जुलाई। तो फर्स्ट में से लेके 31 जुलाई तक आप इसके बीच में एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, आई होप इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आपको याद हो जाए। मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से ना कंफ्यूजिंग रहते हैं। किसी किसी में 30 डेज है, 90 डेज है, तो मुझे लगा कि एक जगह कंपाइल करके अगर हम इसे पढ़ें तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एग्जाम्स में याद करने के लिए। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।